वेलकम टू पाठशाला स्टडी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे हम जो सीबीएसई का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ की जाती है, कैसे उसका इम्पोर्टेंस है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है फिजिकल रिएक्शन। अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें, जो डेली लाइफ में हम लोग चेंजेस देखते हैं, रिएक्शन इन द सेंस चेंजेस, जो हम डेली लाइफ में जितने भी चेंजेस देखते हैं वो दो टाइप के होते हैं, केमिकल और फिजिकल। कुछ चेंजेस होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन में भी इवन केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि हम कैसे एकदम मास कंजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी, जैसे कि मास ना ही डेवलप होता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। थर्ड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम लोग किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या किस किस टाइप की इक्वेशन होती हैं, जैसे कि इसमें एडिशन होती है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, दिस एंड दैट सारे नाम लिखे हुए हैं। इसके हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन से हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, मतलब क्या क्या हमें डेली लाइफ में तो देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पर चीज़ें हमें इसके बारे में क्या क्या अनुभव करते हैं डेली लाइफ में। अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शन। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। हमारे लाइफ में दो ही तरह के इक्वेशन देखने को मिलती हैं, एक है फिजिकल रिएक्शन, दूसरा है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन इन द सेंस कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है और एक वो निकलती है, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस बनता है। जबकि फिजिकल रिएक्शन में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो जैसा सब्सटेंस है वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल दें, ग्लास, अगर ग्लास को तोड़ा जाए तो एक सॉलिड ग्लास टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ठीक है। चीज़ें को छोटा करने से उनकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब जो वर्च्यूज़ होते हैं वो भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं, लेकिन सब्सटेंस वही रहता है, ठीक है। कपड़े को गीला करो, सुखा दो, ट्यूबलाइट का जलना, फ़ैन का चलना, एसी चलना, ये सब जितनी चीज़ें हैं चेंजेस होते हैं। हीटर जलना, गर्मी लगती है, हीटर से हमें गर्मी मिलती है, इस तरह की चीज़ें। जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक नई चीज़ें फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हम अगर पेपर को जला दें तो पेपर पहले वाइट कलर का है, वो जल जाने के बाद ब्लैक कलर का हो जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल्स कार्बन उसमें थे वो पार्टिकल्स उसमें अभी भी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो गैस निकलती है, धुआं धुआं जो निकलता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है केमिकल एलिमेंट्स को यूज करके, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके बाद ज़्यादा डिटेल क्या, हम लोग तो नाइन्थ में पढ़े हैं इसके बारे में। फिजिकल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग नाइन्थ में अच्छे से पढ़ा। अगर आपके पास नाइन्थ की बुक हो तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल एक खास टॉपिक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो कभी पूछा जा सकता है ना। तो इसमें देखने पहले पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। फिजिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल में बनता है। इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट है इफेक्ट शोज इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो इफेक्ट्स होते हैं वो हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, साउंड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमारे स्पीकर्स, हम उसमें क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें से आवाज़ आ रही है ना। एक एटमॉस्फेयर जो शांत होता है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, आवाज़ आने लगती है, तो चेंजेस तो होते हैं ना। उसी चेंजेस को हम यहाँ फिजिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इफेक्ट डिमिनिशेस आफ्टर रिमूविंग द रीजन ऑफ चेंजेस। जिस वजह से चेंजेस हो रहे हैं, जिस वजह से रिएक्शन हो रही है उसको हटा दें
तो इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। जैसे स्पीकर से आवाज़ आ रही है, लाइट काट दें तो स्पीकर चलना बंद हो जाएगा। फैन चल रहा है, लाइट चली जाए तो फैन चलना बंद हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। वी कैन से इट इज टेम्परेरी चेंजेस, हमेशा कह सकते हैं टेम्परेरी होता है क्योंकि परमानेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हवा पंखा से चला दी, हवा मिल रही है, लाइट जाने के बाद भी हवा मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा, चेंजेस खत्म हो जाएंगे। जबकि इसी का उल्टा होता है केमिकल में, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इफेक्ट किस फॉर्म में दिखाई देता है? ऑर्डर, गंध आती है, ठीक है, डेंसिटी बदल जाती है। डेंसिटी इन द सेंस कि जब एलिमेंट चेंज करेगा अपने आप को, तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी या तो कम हो जाती है या फिर अधिक हो जाती है। कुछ नया सब्सटेंस जब बनेगा तो डेंसिटी का ही मैटर करता है उसमें, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज आती है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन होता है, वो एक कोयले फॉर्म में भी होता है, हीरे फॉर्म में भी होता है, जला देने के बाद राख फॉर्म में भी मिलता है। तो इसके फॉर्म भी चेंज होते हैं, प्रॉपर्टीज भी चेंज होती चली जाती हैं साथ में। फिर लिखा हुआ है इफेक्ट शोज आफ्टर रिमूविंग द रीजन ऑफ चेंजेस। मतलब जैसे कि हम चाय बनाते हैं, अगर हमने दूध चीनी पानी से मिला के उसको रख दिया, उसमें गर्मी दे दी, तो अगर वो चाय बन गई तो क्या हम लोग दोबारा से उसको दूध पानी में अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस हो जाते हैं उसको हम दोबारा से वापस नहीं ला सकते। ऐसा नहीं कि सारे केस में नहीं ला सकते, कुछ कुछ केसेस में ला भी सकते हैं। ये दोनों तरह से रिएक्शन काम करती है, आज फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस में रिएक्शन मतलब नया प्रोडक्ट बनता है, इसे हम दोबारा में नहीं लाते। अगर रीजन हटाने पर हमें दूसरे और सोर्सेज लगाने पड़ेंगे उसको दोबारा उस फॉर्म में लाने के लिए, लेकिन सेम प्रोसेस को उल्टा करके नहीं आता। इन द सेंस फिजिकल रिएक्शन में वाइस वर्सा काम करता है, केमिकल रिएक्शन वाइस वर्सा काम नहीं करता। और हम कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट में है कि इट इज़ अ परमानेंट चेंजेस। ये किस तरह के चेंजेस होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेकिंग टी। ये मैंने सिंपल से एग्जांपल लिए हैं, जाके हम डीप में ना जाके, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्कशन करना इस टॉपिक पे टाइम वेस्ट है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज बाय सिंबॉलिक मेथड इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। हम जो स्टेटमेंट में कह रहे हैं उसको इस शॉर्ट वर्ड्स में अगर हम लोग डिफाइन कर सकें तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। बात समझ में आई? कि जो हम कहना चाहते हैं कि मतलब कोई घटना, कोई चेंजेस हुआ, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें वर्ड्स में। जैसे कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि कंपाउंड एलिमेंट्स, इनके सब के बारे में पढ़ा, कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, क्यों हम उसका सिंबल यूज करते हैं, सिंबल यूज करने के क्या एडवांटेज होते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने 9th में पढ़े हैं। उसी को हम लोग बताना चाहते हैं कि रिप्रेजेंट करें उसको, ऐसी चीज़ें चेंजेस, केमिकल चेंजेस को, कि वो एक सिंबॉलिक हो। जैसे कि H2 प्लस O2 फॉर्म H2O, इस तरह की चीज़ें। व्हेन मैग्नीशियम बर्थ इन एयर, पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन द शॉर्ट फॉर्म 2mgS O2 गैस MgO सॉलिड। मतलब यहाँ पे स्टेट भी लिख रखी है कि सॉलिड कौन सा होता है, कौन गैस फॉर्म में यूज होता है, कौन कैसे होता है। जैसे कि O2 है, O2 हमको एयर में जलाने का सेंस होता है कि हम ऑक्सीजन में ही इसे बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए मैं यहाँ पे गैस लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके आगे हम लोग आते हैं रिक्वायरमेंट, कि भाई हमें ज़रूरत क्यों है केमिकल इक्वेशन की। तो लिखा हुआ है इज अ शॉर्टर वे टू राइट केमिकल इक्वेशन। भाई लिखना आसान से बहुत आसान हो जाता है, छोटा लिखना होता है, कम समय लगता है, लेसर टाइम टेकन, देन उसके बाद से इजी टू अंडरस्टैंड। भाई अगर हम सारी कहानी लिखेंगे एक एक पैराग्राफ की, तो वो ज़्यादा आसान होगा या फिर शॉर्ट में समझना? क्योंकि हमें तो पता है कि सिर्फ एक MgO का मतलब क्या होता है, हमें पता है Mg का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीजन पूरा वर्ड लिखना है या फिर O2 लिखना? भाई जाहिर सी बात है O2 लिखने में काम ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो लिखा हुआ है ऑलवेज टू साइड्स आर प्रेजेंट, हमेशा दो साइड होंगी, एक एरो के टेल की तरफ, एक एरो के हेड की तरफ। टेल की तरफ जो होगा उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्शन करने वाले हैं या फिर रिएक्शन उनकी होगी। और दूसरी तरफ जो हेड की तरफ होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट, कि मतलब दो रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट जब वर्क कर रहे हैं उसका क्या फॉर्म हुआ। ठीक है। फिर सेकंड है
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज मेंशन। जैसे कि अगर हम स्टेटमेंट में बताते हैं तो हम कभी ये नहीं बता पाते कि वो किस फॉर्म में थे और किस फॉर्म में रिएक्शन हुई है। जबकि हम केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम उसकी पर्टिकुलर स्टेट को भी मेंशन करते हैं कि वो किस स्टेट में थे। जैसे कि एम में लिखा एम जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा आपका, और जो O2 होगा वो एयर फॉर्म में होगी, मतलब गैसियस फॉर्म में होगी। जो फॉर्म होगा, जो पाउडर आपको मिलेगा Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। सिमिलरली इसके बाद मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नीचे देखिए आपका, Zn H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने पूरा एरो बना दिया। यहाँ पे जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, ये चीज़ है। और जो जिंक सल्फेट बनेगा वो भी एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन उसमें से जो गैस हाइड्रोजन होगी वो स्केप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज़ें एक ही साथ होंगी। जैसे कि हमने एक H2SO4 का बिग H2SO4 लिया, इसमें इस तरह से एक फ्लास्क लिया, इसमें H2SO4 भरा पड़ा है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर से जिंक सल्फेट इसमें गिराएंगे और यहाँ से एक नोजल बना देंगे जिससे हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे जब डाल रहे होंगे और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये होता रहेगा, और होते रहने के बाद क्या होगा कि सब कुछ क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट फॉर्म में हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे कुछ सॉलिड फॉर्म में नहीं बचेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होंगी। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एरो शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो एरो होता है वो ये बताता है कि डायरेक्शन रिएक्शन किधर की तरफ होनी है, मतलब वो आगे की तरफ होनी है या उसको उल्टा करना है। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और फर्दर स्टडी हम लोग आगे करते हैं कि रिवर्स रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे इस नाइन्थ में भी मिले, हाई स्कूल में भी मिलेंगे हमें पढ़ने के लिए, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन की भी प्रॉपर्टीज है जो पता चलती है हमें। फिर लिखा हुआ है फेवरेबल कंडीशन फॉर एनी रिएक्शन इज ऑल्सो मेंशन इन द इक्वेशन। कि फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस कि किसी भी रिएक्शन, ऐसा तो है नहीं कि सारी रिएक्शन एक ही कंडीशन में हो जाती हैं। कुछ के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, कुछ के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, कुछ को करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। तो इन सारी कंडीशंस को भी हम लोग इक्वेशन में मेंशन करते हैं। जैसे कि सिंपल सी इक्वेशन है, 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O, मतलब वाटर फॉर्म होता है। लेकिन ये वाटर ऐसे नहीं फॉर्म हो जाता कि हवा में उसने हाइड्रोजन ले लिया, हवा में ऑक्सीजन ले लिया, उसने पानी बना दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अगर हम इसे रिएक्शन करवाना चाहते हैं लैब में तो हमें पहले सबसे हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर कि वो उसे रिएक्शन हो पाए, क्योंकि ऑक्सीजन भी छोटा सा पार्टिकल है जो कि हाईली स्टेबल है, और हाइड्रोजन भी छोटा सा पार्टिकल है जो बहुत हाईली स्टेबल है। अभी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में रिएक्ट कराने के लिए हमें एक हाई प्रेशर चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मास कंजर्वेशन थ्योरम। मास कंजर्वेशन थ्योरम कहती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जो पर्टिकुलर मास आपका रिएक्टेंट में अवेलेबल है वो मास आपका प्रोडक्ट में भी अवेलेबल होगा। यही तुम्हारी सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है, वैसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने फर्दर इसको डिफाइन किया है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तो हमें स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें ज़रूरी होता है जब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे होंगे तब। लेकिन अब समझने की बात करें तो लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। अब हम सिंपल सी बात करें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट में होना चाहिए, हमारे पास जितने नंबर प्रोडक्ट में होने चाहिए उतने नंबर रिएक्टेंट में होने चाहिए। तो इससे हमारा मास आराम से बैलेंस हो जाता है। इसमें हम डिटेल में स्टडी मास और एलिमेंट्स में नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट मास पे जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जैसे हिंट में हम लोग बात करें तो हम लोग इसको एलिमेंट में समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे किससे, कॉन्सेप्ट और मास से। फिर इसको हमें बैलेंस करने की बात करें तो बैलेंस कैसे होता है, देखिए जैसे कि Zn है यहाँ पर जिंक,
सॉलिड फॉर्म में लिख दिया है, H2SO4 है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिंक कितना है 1, यहाँ पे जिंक कितना है 1। अगर हम Zn की बात करें तो ये एक है तुम्हारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, एक है तुम्हारा प्रोडक्ट में। H2 की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं। अगर तुम्हारे सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 1, दोनों तरफ 1 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो मतलब जितने तुम्हारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट में है। इस वजह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। अगर हम नॉन बैलेंस की बात करेंगे, सॉरी अनबैलेंस की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, कि जितने एलिमेंट्स तुम्हारे हैं उस रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में नहीं होंगे। और हमारा सीबीएसई में यही चीज़ हमें बैलेंस करने के लिए आती है। हमें इक्वेशन दे देता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बाय उसको नंबर मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप भी हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो लिखे है हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन, किसी अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हमने ऐसे बेसिक का एग्जांपल लिया है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O। ये जंग लगने की प्रोसेस होता है जहाँ पर Fe मतलब आयरन है जो वाटर के प्रेजेंस में जंग लगती है Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड बनता है, देखा बेसिकली ये फेरिक ऑक्साइड है। तो ये यहाँ पे जो वाटर गैस है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर गैसियस फॉर्म में होती है, तभी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले राइट ऑल एलिमेंट देयर नंबर यूज इन द इक्वेशन। ठीक है, जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनके नंबर हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप होता है ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब इसके बाद से बुक में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस करें। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा हेल्प के लिए बता दूं। हेल्प क्या है, द सेंस की थोड़ा सा ये आसान पड़ता है कि हम जितने भी रिएक्शंस हम लोग अभी अपने चैप्टर में पढ़ेंगे उन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली होता है कि जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वाटर फॉर्म होते हैं, तो सब में नहीं मिलेगा, लेकिन जितने में मिलेगा हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। तो इन्होंने भी कहा है कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए। तो हमने सिंपल से लिख दिया कि पहले सबसे क्या करिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करें तो काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट में 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इस चीज़ को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब रिएक्टेंट में कितने हो जाएंगे, 8, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कि अब रिएक्टेंट में कितने हो गए 8, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 8। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 8 हो गया है, इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले कितना था, सॉरी पहले कितना था 2 था, हमें कितना करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लिख दिया, देखिए 4 कर दिया हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन भी साथ में बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, आयरन। अब आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ देखिए स्टेप से आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आयरन कितना है 1, ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 3। जाहिर सी बात है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 ऑलरेडी दिया ही हुआ है। ये आइसोलेट फॉर्म में था इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो रिएक्शन आई उसने लिख दिया। यहाँ पे 3 3 8 8 4 4 हो गया बैलेंस, तो ये क्या हो गई, हमें बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट के बारे में। हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट के बारे में बात की जाती है, हम लोग देते हैं। लेकिन इसके बारे में बात हम तभी करते हैं जब हमें चीज़ें पता हो। ठीक है, अगर हमें कह रहा है कि बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करिए, तो हम सिर्फ यहाँ नंबरिंग पर आके छोड़ देंगे, हम उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लैब में नहीं बैठे। तो ये काम जब हम एक प्रॉपर लैब के थ्रू करते हैं तब हम उस चीज़ को लिखते हैं कि केमिकल इक्वेशन के साथ फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। लेकिन जब हमको नहीं दिया होता तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल
नहीं होता, तो इस चीज़ को हम नहीं करते, लेकिन हमें वो पता है तो हम लोग मेंशन करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके लिए मार्क्स वार्क्स किया या फिर कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए स्किप किया आता है इस चीज़ को। प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट। यहाँ थोड़ा सा मुझसे एरर हो गई, मैंने तो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कि समझ में नहीं आई। इक्वेशन एक ही लाइन में लिखी जाती है, 4-5 लाइनों में नहीं लिखी जाती है। ठीक है, ये सब मतलब एज ए स्टूडेंट, जैसे बुक में भी आप देखोगे तो इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, और हम भी पढ़ा रहे हैं तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं आपसे बता इतनी रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप इक्वेशन हमेशा क्लियर फॉर्म में एक ही लाइन में लिखें। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा पन्ना यूज होता है तो क्या हुआ। ठीक है, यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा काम और किया है, सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा काम और किया है। अब बेरियम क्लोराइड आपको प्रॉपर नाम लिख के आएगा, फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थोड़ा 9th का रिकॉल कर लें कि बेरियम जो वर्ड होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। क्लोरीन की वैलेंसी -1, एल्यूमिनियम की +3, सल्फेट की -2। अब हमें पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ ऐड होता है, तो अगर बेरियम क्लोराइड कह रहे हैं तो दो Ba की वैलेंसी Cl के साथ, Cl की वैलेंसी Ba के साथ। तो ऐसे तो हम लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा Ba+2 और Cl -1। तो क्या होता है कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाती है और इसकी वैलेंसी यहाँ आ जाती है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो हमें क्या होता है कि जो हमें 9 में पढ़ा था वैलेंसी, वो हमें सब लगभग सारे एलिमेंट्स की याद होगी, तो हम लोगों को वर्ड से फॉर्मूला लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा, क्योंकि सल्फेट हमें पता है तो होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, तो 2 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया। सल्फेट हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमने एलिमेंट्स को अलग करने की बात की, इतना हमने इक्वेशन लिख दी जो हमें पता थी, जो कि बैलेंस नहीं है, हमें खाली नाम से इस इक्वेशन को लिख दिया। अब हमने जब चेक किया तो एक तरफ रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है, देखा तो बेरियम 1 1 मिला, Cl 2 3 मिला, एल्यूमिनियम 2 1 मिला, और सल्फेट को 3 1 लिखा। यहाँ मैंने सल्फेट को 3 1 लिखा है, ऐसा मैंने इसलिए किया है कि सल्फेट रिएक्टेंट में भी कंबाइंड फॉर्म में है, जो मैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट फॉर्म में भी कंबाइंड में है, इसीलिए मैंने उसको दो ना लिख के एक ही लिख दिया। अगर आप इसको अलग अलग करोगे तभी आपको वही सेट मिलेगा जो ऊपर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फेट जब ओपन ही नहीं हो रहा, सल्फेट जब अलग ही नहीं हो रहा, वो सल्फेट सल्फेट ही रह रहा है, इसी वजह से उसको लिखना मतलब कोई रिलेवेंट नहीं होता, इसलिए मैं सल्फेट को इसी फॉर्म में लिख दिया। आप भी चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए आप किसी को समझिए। लिखा। अब हम लोग आ गए अपने प्रोसेस पे बैलेंस करने के। स्टेप 1 तो हमने कर लिया कि सबको पहले टेबल फॉर्म में लिख लिया, कि समझ लिया कि किसके एलिमेंट कहाँ पे कितने हैं। फिर देखिए मैंने बनाया है बैलेंस कर रही है ऑक्सीजन को। तो हमारे पास क्या था कि जो सल्फेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक, तो हमें तो सल्फेट को बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन करने को मतलब नहीं बनता। तो सल्फेट एक तरफ हमारे पास कितना था, एक तरफ था हमारे पास 1, एक तरफ 3। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास सल्फेट 3 और 3 हो गया, मतलब ऑक्सीजन 3 और 3 हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, देखिए जरा, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ठीक है, ऐसा करने पर बेरियम क्या हुआ, बेरियम में भी 3 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, बैलेंस करेंगे क्लोरीन को। जब क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन कहाँ पे था प्रोडक्ट में, BaCl2 में, और रिएक्टेंट में, सॉरी, प्रोडक्ट में था AlCl3 में, और रिएक्टेंट में था BaCl2 में। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, जाहिर सी बात है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। मतलब अगर 6 ही ऐसा नंबर है जो 2 से भी फैक्टराइज होगा और 3 से भी होगा, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब देखिएगा ऐसा करने के बाद हमें क्या मिला, जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया BaCl2 में, तो रिएक्टेंट में भी Ba कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, Cl तो 6 6 बैलेंस कर लिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्वांटिटी हो गई 2, पहले कितनी थी, 2। तो ये हमने Cl को बैलेंस करके ऐसा कर लिया कि ये अचानक से ही अपने अपने आप ही
सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ऐसा होने के बाद हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में क्या आएगा, इसे आपको करना पड़ेगा अपने हाथ से, अपने कॉपी पेन से। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करने की क्वेश्चन को। मतलब इससे 3 टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो बैलेंस इक्वेशन कर बनाने की। और उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, जो हमारे एक ही वीडियो में कवर होगा।